मेरा नाम राज है। अपनी बड़ी कार लेकर मैं फैक्ट्री से वापस घर आया ही था कि मेरी माँ ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लड़की देखने जाना है। साथ मेरी भाभी भी थी। वो बोली, देवर जी ये लड़की तो काफ़ी अच्छी है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। मैंने कहा, आप लोग थक नहीं गए क्या? 10 साल हो गए हैं मेरे लिए लड़की ढूंढते ढूंढते, और अब मैं 37 साल का हो गया हूँ। फिर भी आप लोगों ने अपनी तलाश जारी रखी है। ये कहकर मैं हंसने लगा। मेरी भाभी ने कहा, ये लड़की तो बिल्कुल पटाखा है, पटाखा, तुम्हें देखते ही पसंद आ जाएगी। मेरी माँ भाभी की तरफ देखने लगी और अंदर चली गई। हमारे घर पर पापा, मम्मी और भैया भाभी ही हैं। भैया की शादी को 10 साल हो गए हैं और उनका 8 साल का एक बेटा भी है। शादी के बाद से भाभी अपने लिए देवरानी ढूंढने लगी थी, पर मुझे कोई लड़की पसंद आती ही नहीं। कोई मोटी तो कोई काली, तो किसी के चेहरे में ग्लैमर नहीं। मेरे दिमाग में एक ऐसा चेहरा बैठा हुआ था कि वैसी लड़की शायद बनी ही नहीं थी। हमारे कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसे मैं, पापा, भैया मिलकर संभालते हैं, और हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। एक से एक घराने से मेरे लिए रिश्ता आता रहता है, पर मैं सभी रिश्तों को ठुकरा दिया करता हूँ। और आज फिर से लड़की देखने जाना है तो मैं अपनी एक महंगी सूट निकाल कर पहन लिया। पूरी उम्मीद थी कि मुझे लड़की पसंद नहीं आएगी। मैं अपनी माँ और भाभी के साथ उस लड़की के घर गया। माँ ने जाते हुए कहा, इसके पिता के कपड़े की बड़ी दुकान है। मैंने सोचा मेरी जितनी रईस तो नहीं होगी। मुझे एक पॉइंट तो मिल गया था, लड़की को रिजेक्ट करने का और उसे नीचा दिखाने का। लड़की के घर गया तो लड़की की मम्मी, पापा और चाचा चाची हमारी खातिर करने लगे। खाने के लिए तरह तरह के पकवान बना रखे थे। लड़की की माँ को देखते ही समझ गया था कि मैं ये रिश्ता ठुकरा दूंगा, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल ही साधारण दिखती थी, तो बेटी भी उन्हीं पर गई होगी। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वो लड़की हमारे लिए चाय लेकर आई। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो ऐसा लगा मानो वक्त थम सा गया हो। बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहनी हुई थी, बिल्कुल ही फिल्मी मॉडल जैसी फिगर थी। काफ़ी लंबी और गोरी चिट्टी, और दिखने में ही लग रहा था कि जिम वाली फिगर है। आंखें तो बिल्कुल हिरनी जैसी थी और उसके लंबे खूबसूरत बाल कमर तक आ रहे थे, और उसके गुलाबी होंठ देखकर तो लग रहा था कि मैं खुद पर काबू खो बैठूंगा। जब उसने मुझसे बात की तो उसकी आवाज़ सुनकर मैंने अपनी माँ को सबके सामने ही कह दिया कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से शादी करूंगा। सब लोग हैरान रह गए कि मैंने लड़की को देखते ही ये फैसला कर लिया। मामले को संभालने के लिए मैंने कहा कि मुझे इंसान की परख है, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये देखते ही मुझे पता लग गया। उसने कहा, मेरा नाम खुशबू है। मैंने कहा, वाह, जैसा नाम वैसे ही चारों ओर तुम खुशबू बिखेरते हो। मैं खुशबू से अकेले में बात करना चाहता था, क्योंकि उसे देखकर मैं खुद पर काबू खो बैठा था। उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा पहचाना चेहरा है, शायद जन्मों से मैं उसे जानता हूँ। मैंने लड़की वालों से हाथ जोड़कर कहा कि मैं खुशबू से अकेले में बात करना चाहता हूँ और मेरी तरफ से हाँ है। अगर खुशबू की भी हाँ हो तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके पापा मम्मी ने मुझे और खुशबू को छत पर भेज दिया। मैं उसे देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि बातें ही नहीं कर पाया, बस उसकी खूबसूरती को देखते जा रहा था और मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं इसे पाना चाहता हूँ। अगर इसने शादी के लिए इनकार कर दिया तो मैं क्या करूँगा? शायद वो इंतज़ार कर रही थी कि मैं कुछ कहूँ। मैंने कहा, मेरे घर पर तुम्हें हर तरह की आज़ादी मिलेगी। अगर तुमने शादी के लिए हाँ की तो मेरे साथ तुम खुलकर जी सकती हो। तुम्हें जो करने का मन है तुम कर सकती हो, कोई रोक टोक नहीं। उसने कहा, आप मेरे बारे में कुछ नहीं पूछेंगे? मैंने कहा, मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही परख लिया है। अगर तुमने शादी के लिए हाँ की तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, ये तुमसे वादा करता हूँ। उसने कहा, मैं सोचकर बताऊँगी। उसका ये जवाब मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि हमारे पास दौलत की कमी नहीं थी और मैं काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट लड़का हूँ। एक से एक अमीर लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती हैं, पर मैं किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखता, और अगर किसी लड़की से बात भी कर लूं तो वो अपना किस्मत मानती है। पार्टी में हमेशा लड़कियां मुझे घेरे रहती हैं और मुझसे डांस करने के लिए मरी जाती हैं। हर एक औरत तक मुझे पाना चाहती है और मैं खुशबू से शादी करना चाहता हूँ। तो वो कह रही थी कि मैं सोचकर बताऊंगी, पर मैं क्या कहता। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे बता देना।
जब हम घर वापस आने लगे तो मेरी भाभी ने कहा, क्या बात है, पहली नज़र में ही आपने उसे हाँ कर दिया। 10 साल से तो हम आपको लड़की दिखा रहे हैं और आपकी ना सुनते सुनते हम परेशान हो गए हैं। आज खुशबू को देखते ही ऐसा दीवानापन। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने अपनी भाभी से उन लोगों का कांटेक्ट नंबर ले लिया था और सुबह मैं खुशबू के पापा को फ़ोन किया और उनसे उनका जवाब मांगा। मोहनलाल जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी से पूछकर ही बता सकता हूँ। खुशबू ने अभी तक जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मात्र 19 साल की है और आप दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है और अभी वो अपनी ग्रेजुएशन कर रही है। मैंने कहा, मैंने तो खुशबू से कह दिया है, वो जो चाहे कर सकती है। पढ़ाई नौकरी हमारी तरफ से उसे कोई रोक टोक नहीं है और हाँ, हम दहेज नहीं लेंगे। बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिएगा। 2-3 दिनों के बाद खुशबू के पिता का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, खुशबू आपसे मिलना चाहती है। मैं उसे उसके घर से ही पिक करके एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में ले गया और उससे पूछा कि बताओ क्या खाना चाहती हो। वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मुझे ये रेस्टोरेंट पसंद नहीं है। ये बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। ये रेस्टोरेंट इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है और उसमें खाना खाने का लोगों का सपना रहता है। उसने कहा, मैं इससे भी अच्छी जगह जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा था इससे कौन सा बड़ा रेस्टोरेंट है शहर में, पर पहली डेट में मैं खुशबू की बात मानना चाहता था। मैं उससे इम्प्रेस करना चाहता था। वो मुझे एक छोटे से ढाबे में लेकर गई। इसमें शायद ही मैं कभी कदम रखूं। वहाँ कोई भी स्टैंडर्ड आदमी नहीं था और ना ही किसी ने कोट पहन रखी थी, पर वहीं पर हम दोनों ने खाना खाया। खुशबू ने मेरी तरफ देख रही थी जैसे कि मुझे परख रही हो। शायद वो ये जानती थी कि मैं उसकी लाइफस्टाइल में जी सकूंगा या नहीं। शायद उसे दिखावे का शौक नहीं था, पर मैं खुशबू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस दौरान उसने मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया। जब वेटर बिल लेकर आया तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, पर वो कैश मांगने लगा जो कि मेरे पास नहीं था। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी क्योंकि खाने के पैसे मेरे पास नहीं थे। खुशबू ने मेरी हालत समझकर अपने पर्स से पैसा निकालकर बिल चुका दिया। मैंने खुशबू से कहा, सॉरी, मैं कैश नहीं रखता क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ कार्ड से ही पेमेंट हो जाता है। मैं तुम्हें ये पैसा चुका दूंगा। पर मेरी हालत देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी और मज़े ले रही थी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि मैं उसे अभी अपना बना लूं, पर वो बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था और उसे घर पर ड्रॉप करके मैं अपने घर आ गया। 2 दिनों के अंदर उसने अपना जवाब बता दिया और उसका जवाब सुनकर तो मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कोई लड़की ऐसा जवाब दे सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगी। 1 साल के दौरान आप मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाओगे तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ रह जाऊंगी, आपकी पत्नी बनकर। लेकिन अगर मैं आपकी लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाई या फिर आप मेरी लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाए तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। आखिर वो समझती क्या है अपने आप को, पता नहीं, पर मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था। तो मैं ऐसे शादी को तैयार हो गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसमें साइन भी करवा लिया था। मैंने ऐसी पागल लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन अब मुझे हर पल अपने सुहागरात का ख्याल आने लगा। हमेशा से मैं औरतों से दूर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई औरत पसंद ही नहीं आती और अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं यही सोचता कि सुहागरात में मैं भूखे भेड़िए की तरह उसके ऊपर झपट पड़ूंगा। अजीब अजीब ख्याल आने लगता मेरे दिमाग में। पता नहीं खुशबू को देखकर मुझे क्या हो गया था, लेकिन खुशबू के साथ मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए मेरा उठाया हुआ एक गलत कदम मुझे उससे हमेशा के लिए दूर कर देगा। मुझे किसी तरीके से भी उसका दिल जीतना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि खुशबू से शादी करने के बाद एक नई मुसीबत मेरे सामने आ जाएगी और मेरी ज़िंदगी बिखर कर रह जाएगी। मैं किस पानी में डूबने जा रहा था मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। खुशबू के मासूम चेहरे के पीछे अपनी ज़िंदगी के खूंखार चेहरे को मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। जब मैं 17 साल का था तो मुझे अपने ही कॉलेज की एक लड़की पसंद आ गई थी।
तब मैं इंटर में था। मुझे तो उस लड़की का चेहरा भी अच्छे से याद नहीं है। ऐसा लगता है कि प्यार किए हुए 100 साल बीत गए हैं। पर उस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और मेरा दिल तोड़कर वो चली गई थी। उसके बाद से ही मैं लड़कियों को इंसान नहीं, बस एक इस्तेमाल करने की चीज़ समझता था। मेरी माँ और मेरी भाभी ही 2 औरत हैं जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई और फिर सुहागरात का दिन आ गया। सुबह से ही मैं काफ़ी बेचैन था। मेरी भाभी तो बीच बीच में मेरा मजाक भी उड़ाने लगी थी। कह रही थी, देवर जी थोड़ा सब्र से काम लेना। पर सब्र से काम लेना मेरे बस की बात थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि दिन पार ही नहीं हो रहा है, ना जाने कब रात आएगी। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और अपने आप को समझा रहा था कि अपने अंदर के भेड़िए को मुझे दबाना होगा। मैं कमरे में आया तो वो बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहने बैठी थी। अपने चेहरे को घूंघट में छुपा रखा था। मैंने उसका घूंघट हटाया और उसे उसका तोहफा दिया। मैंने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी डायमंड नेकलेस खरीदी थी। वो अपना गिफ्ट देखकर मुस्कुराई। फिर मैं उसे करीब से देखने लगा। उसके हाथ, उसके होंठ और उसका गला। उसके गले में एक चेन थी जो कि उसके सीने तक था। जैसे ही मैंने चेन की लॉकेट को देखा तो उसके अंदर कोई तस्वीर थी। मुझे लगा कि मेरी और उसकी तस्वीर होगी। लॉकेट देखते वक्त जैसे ही उसका सीना थोड़ा टच हुआ तो मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। डर कर मेरी चीख निकल गई। मैं कमरे से बाहर निकल गया और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। हमारे घर पर मेहमान भरे पड़े थे। मुझे देखकर वहाँ सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ। मेरी भाभी तो आकर कहने लगी कि देवर जी क्या बात है, यहाँ क्यों आ गए, जाइए अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाइए। लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था, पर मेरी भाभी ने ज़बरदस्ती धक्का देकर मुझे कमरे में भेज दिया। मेरी पत्नी मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे कुछ हो गया है। मैंने लाइट ऑफ की और चुपचाप से अपनी पत्नी के बगल में लेट गया और सो गया। अब हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। अब मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो कोई औरत नहीं, बल्कि शायद हर औरत सुहागरात के सपने देखती है। खुशबू ने सुहागरात का सपना देखा होगा, पर मैं रात को सो गया था, उसे हाथ भी नहीं लगाया। जब मैं सुबह उठा तो देखा खुशबू नहाकर अपने बाल सुखा रही थी। जब मैं उठा तो मेरी तरफ अजीब निगाहों से घूर रही थी और सैकड़ों सवाल उसकी आंखों में थे। सवाल सिर्फ उसकी आंखों में ही नहीं, मेरे दिमाग में भी थे। क्या ये लड़की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब धुंधला सा हो गया था। खुशबू से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास चलना है। पर यह बात सुनकर वो काफ़ी घबरा गई थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने कहा, मेरे साथ रहना है तो तुम्हें डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा और अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसे तो मानो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो तैयार हो गई। मैं भी नहाकर रेडी हो गया था और उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने लगा। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। क्लिनिक में जाने के बाद डॉक्टर मुझे मिले और थोड़ी देर बात किया। मैंने अपनी पत्नी को बाहर बैठाकर रखा था। फिर मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ सैंपल लैब में जमा किए और 3 दिन में टेस्ट का रिजल्ट आना था। मुझे अपनी ज़िंदगी के मुश्किल 3 दिन बिताने थे, वो भी इस औरत के साथ जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खुशबू का नशा जो ऊपर चढ़ा था वो काफ़ी हद तक निकल चुका था। अब उसकी खूबसूरती मुझे उसकी ओर नहीं खींच रही थी, बल्कि मैं और ज़्यादा टाइम फैक्ट्री में रहने लगा था ताकि मुझे उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। जब रात को मैं उसके साथ सोने जाता तो वो मेरे करीब आने की कोशिश करती, पर मैं उसे अपने से दूर धकेल देता। मुझे पता है कि मेरी इस हरकत से उसे दुख पहुंचता, पर वो मुझसे जो मांग रही थी मैं उसे नहीं दे सकता था। मैंने कहा, टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार करो, सब सही रहा तो हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। मेरी बात सुनकर ही वो बेचारी घबरा जाती थी और सोचती रहती थी कि आखिर उसे ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है कि मैं उसे छूना भी नहीं चाहता। आखिर 3 दिन के बाद मैं लैब में गया और अपने रिपोर्ट्स कलेक्ट किया।
खुशबू ने मुझे कॉल किया था, कहा था कि मेरे रिपोर्ट्स ठीक तो आए हैं ना। मैंने कहा मैं घर जाकर सबके सामने रिपोर्ट खोलूंगा। जब मैं घर आया तो देखा खुशबू बहुत परेशान होकर बैठी हुई थी। शायद उसने मेरी माँ और भाभी से भी वो सब कह दिया था। आज घर के सारे लोग इकट्ठा थे। मेरे पापा मेरे पास आकर कहा, बेटा तूने क्या टेस्ट करवाया है? खुशबू बहुत परेशान है। 2 बार तो वो बेहोश हो गई थी। बेचारी के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? मैंने कहा मेरे भी हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और 3 दिन से मेरी भी हालत बहुत ख़राब है और मैं अब तक रिपोर्ट नहीं देखी है। मेरे सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, पर मैं जब रिपोर्ट खोलकर देखा मेरे हाथ से वो पेपर्स गिर गए। मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं सोफे पर बैठ गया। मेरे पापा ने नीचे से गिरे हुए रिपोर्ट्स उठा लिए। खुशबू भी काफ़ी डर गई थी। मेरे चेहरे में समझ में आ गया था कि रिपोर्ट में कुछ गलत लिखा हुआ है। मेरे पापा के हाथ से रिपोर्ट उसने ले ली। मेरे दिल की धड़कन अब और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि खुशबू वो रिपोर्ट पढ़े, क्योंकि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं था। अगर खुशबू ने रिपोर्ट पढ़ लिया तो हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैंने कहा खुशबू, पर इससे आगे मैं कुछ भी कह नहीं पाया। आंखों से आंसू आ गए थे। मेरे घर वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। जब खुशबू ने वो रिपोर्ट पढ़ा तो ऐसा लगा कि मानो वो बेहोश हो जाएगी। तभी मेरे भैया ने रिपोर्ट अपने हाथ में ले ली और ज़ोर से पढ़ा, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। जब उस रिपोर्ट को पढ़ा तो वह बहुत ही चौंक गए और कहा, क्या खुशबू तुम्हारी बेटी है? ये कैसे संभव है? मैंने कहा सुहागरात के दिन मैं खुशबू के गले पर एक लॉकेट देखा था। मुझे लगा था उसके अंदर मेरी और उसकी तस्वीर होगी, पर जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर उसके पापा और मेरे एक्स गर्लफ्रेंड की थी। मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि पापा के साथ उसकी तस्वीर का मतलब ये है कि ये खुशबू की माँ होगी। लेकिन जब हम रिश्ते की बात करने गए थे तो खुशबू की माँ तो कोई और ही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि खुशबू की माँ के साथ उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं मिलता था। खुशबू एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसकी माँ तो बिल्कुल ही साधारण थी। इसीलिए मुझे लगा कि यही औरत उसकी माँ होगी और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया। खुशबू रोने लगी, कहने लगी कि पापा के साथ मेरी माँ का डिवोर्स हो गया था तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि मोहनलाल ही मेरे पापा है, क्योंकि उन लोगों ने कभी मुझे सच्चाई बताई ही नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि जिस आदमी से मेरे पापा मुझे शादी करवा रहे हैं वही मेरे बायोलॉजिकल फादर निकलेंगे। मैंने उसकी माँ के बारे में पूछा, क्योंकि शादी में तो उसकी माँ आई ही नहीं थी। उसने कहा कि मेरी माँ कनाडा में रहती है और उस समय वो नहीं आ पाई थी। मैंने खुशबू से उसकी माँ का नंबर ले लिया था और उसकी माँ से फ़ोन करके उसे फ़ौरन इंडिया बुला लिया था। कुछ दिनों में उसकी माँ इंडिया वापस आ गई थी। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर ही मैं अतीत में डूबने लगा था। वो मेरी ही उम्र की थी। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी कि तुम प्रेग्नेंट हो? आज तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया। मैं अपनी ही बेटी से शादी कर ली। मैंने रीना से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। हमारी एक बेटी है जिसे तुमने इतने सालों से मुझसे दूर रखा, और मेरी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है और मैं उसे इतना बड़ा होते हुए भी नहीं देख पाया। रीना ने कहा कि जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो काफ़ी डर गई थी और वो बच्चे का ऑपरेशन करवाना चाहती थी। अबॉर्शन के लिए बहुत देर हो गई थी। तभी उसके माता पिता ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मोहनलाल से कर दी थी, जो कि उसके दूर के सगे थे। उन लोगों ने ऐसा सिर्फ बदनामी से बचने के लिए किया था और बच्चे होने के कुछ महीने के बाद हम दोनों ने डिवोर्स ले लिए थे और मोहनलाल ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी। उन्होंने खुशबू की जिम्मेदारी ले ली थी ताकि मैं नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूं। पर मुझे दोबारा कभी कोई पसंद नहीं आया, जिस वजह से मैंने अब कभी शादी नहीं की। तुम बहुत अमीर लड़के थे, तुम कभी भी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं रहते थे। मुझे यकीन था कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताती तो तुम मुझे कभी अपनाते नहीं। हाँ, मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का ज़रूर था। शायद मैं अपनी बेटी को अपना लेता। रीना से प्यार करता था, पर मेरा एटीट्यूड देखकर उसे लगा होगा कि मैं अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा हूँ। मैंने अपनी बेटी को आगे पढ़ाया और एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी
करवा दी। मैं उसकी माँ यानी कि रीना से शादी कर ली। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे साथ खेल खेलेगी और अपनी बेटी तक पहुँचने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। मैं खुशबू से शादी नहीं करता तो मुझे कभी भी नहीं पता चलता कि इस दुनिया में मेरी एक बेटी भी है, और सही वक्त में सच्चाई सामने ना आती तो शायद मैं जीते जी मर जाता। इसीलिए हमारी ज़िंदगी पटरी में आने में समय लग गया था, पर धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।